नमस्कार दोस्तों, नारायण कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक दो क्लास में ये होने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे पहले से इसमें आपको इसके बारे में बढ़िया से जानना पड़ेगा। कैश फ्लो होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा। हर एक आइटम के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा जो कैश फ्लो में आता है। उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सबसे पहले थ्योरी को बढ़िया से कवर करेंगे, और ये ऐसा टॉपिक है ये सिर्फ आपकी क्लास 12th में नहीं, बीकॉम पढ़िएगा तो वहाँ भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा। सब कुछ वही है, फाउंडेशन आपको अभी ही बनाना है। बीकॉम करिए, सीए करिए, सीएस करिए, सीडब्ल्यूए करिए, एमबीए करिए, मतलब क्या कि अकाउंट्स से या फाइनेंस से रिलेटेड आप जो भी कोर्स करिएगा वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो अगर अभी आप लोग इसको बढ़िया से समझ लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन फ्यूचर आपको ज़्यादा मेहनत इस पर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार बढ़िया से इसमें लगना पड़ेगा। अगर एक बार इसमें बढ़िया से मेहनत कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है उसमें कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं है। मोर देन सफिशिएंट आपको हम बताएंगे, चाहे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना आ जाए, आप उसको ईजिली आराम से उसको आप सॉल्व कर पाइएगा। बस विश्वास रखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसके बारे में, फिर उसको समराइज करके लिखवा भी देंगे। तो सबसे पहले है क्या कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले कैश फ्लो समझना है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है वो हमें समझना है, ठीक है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं, आप लोग बनाना भी जानते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और इसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस मतलब इस सेंस में आपको बता रहे हैं कि ये जो पीएल है, बैलेंस शीट है, यहाँ से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या है, यही पता करते हैं ना। नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, नेट लॉस क्या हुआ है, किसी एंड ऑफ द ईयर में कितने रुपए का एसेट्स है, कितने रुपए की लायबिलिटी है, यही सब पता चलता है। लेकिन बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस से जो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड कितने रुपये का इनफ्लो हुआ है, कितने रुपये का आउटफ्लो हुआ है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। कहाँ पे, पीएल में और या बैलेंस शीट में। तो कैश जो है, कैश के बिना तो बिजनेस चलने वाला है नहीं, ठीक है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में जितना मतलब ब्लड की जितनी इम्पोर्टेंस है, वैसे ही इम्पोर्टेंस बिजनेस में कैश की होती है। कैश का मतलब, कैश जो नगद है, बैंक बैलेंस, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है वो होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो कैश का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस सबको अभी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जो करेंगे
उसमें आपका कैश हो गया, बैंक हो गया, दोनों को सब्सटीट्यूट के रूप में यूज़ करेंगे, एक दूसरे के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो हमने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन और क्या नहीं निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते हैं। इसी के वजह से एक नया स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो जहाँ पर इसको कैश के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की ज़रूरत पड़ी, कैसे इसको पता मतलब इसको फेच किया जाए इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ से क्या हुआ, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनना शुरू हो गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी अकाउंटिंग पीरियड में कितने रुपए का कैश इनफ्लो हुआ है, कितने रुपए का कैश आउटफ्लो हुआ है, वो सब पता चल जाएगा आपको यहाँ से। तो देखिए, थोड़ा बहुत इसको हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट में मतलब आपको नोट कराते हैं, क्योंकि थ्योरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। और ये जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये जो बुक है TS अग्रवाल सर की बुक है, 12वीं की 2020 एडिशन है। ठीक है, उसी से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। बुक का जो ऑथर है TS अग्रवाल सर है। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करिएगा इसी बुक से पढ़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्या है इसका डिफिनीशन, इसको कैसे डिफाइन करना है? इट इज अ स्टेटमेंट दैट shows cash flow during the accounting period। तो यहाँ पे कैश फ्लो का मीन्स हुआ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। ठीक है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। इट इज ए स्टेटमेंट दैट शोज कैश, और यहाँ पे दे दीजिए कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्या कि कैश है एंड कैश इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो इंक्लूड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है, इसमें क्या क्या आएगा? कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, एक्सेट्रा। कैश के बारे में पता है, कैश क्या होता है। बैंक बैलेंस वो भी पता है। एक चीज़ थोड़ा पता करना है, किस चीज़ के बारे में?
मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है कि मतलब कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में अवेलेबल, वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है और जब चाहे तब उसको हम क्या कर सकते हैं, कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वही होता है आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब ये हो गया। और ये जो इसका अपना एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड है आपका, ये है आपका AS3। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज prepared according to अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसको AS3 भी बोलते हैं। और एक इसका भी रिवाइज आ चुका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जगह पर इंड AS7। वो आपके सिलेबस में नहीं है, सब कुछ वही है, समझिए मोटा मोटी इस नाम बदल दिया है, सब कुछ वही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, इसके अकॉर्डिंग उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये जो तैयार कैसे करना है, किसको कहाँ पे दिखाना है, सब बताया गया है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। तो देखिए इसके जो मेथड हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के, मेथड जो है 2 टाइप के। मेथड जो है 2 टाइप के हैं, डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, नोट इन सिलेबस। तो इसको हमें अभी कुछ इसके बारे में चर्चा करना ही नहीं है क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। हमको पढ़ना क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें जो है इनडायरेक्ट मेथड जो है, यहाँ पे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको 3 पार्ट में दिखाने के लिए बोला गया है। कि मतलब क्या कि किसी भी बिजनेस में, चाहे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, उनका कहना यह है कि किसी भी बिजनेस में कैश जो इनफ्लो होगा और कैश जो आउटफ्लो होगा उसको 3 भागों में बांटा जाएगा, 3 हेड में बांटा जाएगा। मतलब क्या कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं पूरे साल में उसका जो क्लासीफाई करना है 3 भाग में क्लासीफाई करना है, 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट क्या क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, पहला हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, आराम से समझना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं तीनों चीज को पढ़ना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
ठीक है, अब सबको हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो पता चल गया कि इसके कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन हो गया क्या होता है, फिर तीसरा इसका दूसरा उसका हो गया मेथड। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तीसरा हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है, बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। बिना ऑब्जेक्टिव का तो कुछ होगा नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इसके पीछे का जो उद्देश्य है कि भाई जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे एक्टिविटी का मतलब क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो तीनों एक्टिविटी है, इसमें पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, इसका सोर्स क्या है। एक्टिविटी है तो पैसा आएगा, पैसा जाएगा, पैसा आएगा, पैसा जाएगा, पैसा आएगा, पैसा जाएगा। लेकिन कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा, उसी चीज़ को जानने के लिए ये बनाया जाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहला है क्या, टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कहाँ से पैसे आएंगे, अब पैसे आएंगे तो कहाँ जाएंगे, खर्चा तो होगा। टू डिटरमाइन एप्लीकेशन, मतलब क्या, ये पेमेंट होगा ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड लास्ट वन, टू डिटरमाइन नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, ये भी पता करना रहता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी पता करना एक जरूरी हो जाता है। तो ये था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब है क्या, इसके फायदे क्या हैं, महत्व क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो इसका जो मेन पॉइंट है, मैं आपको क्या करता हूं, नोट डाउन भी कराऊंगा और सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जब तक एक्सप्लेन नहीं करूंगा लिखाने से कोई फायदा नहीं है। एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसको हम लिखवा देते हैं। तो फोर्थ है आपका इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या यूज है और क्या इसके फायदे हैं, यही मोटा मोटी। ठीक है, तो कहता सबसे पहले है, मैं आपको टी.एस. ग्रेवाल सर के बुक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फैसिलिटेट्स इन ascertaining कैश फ्लो। तो देखिए, फैसिलिटेट्स इन असर्टेनिंग कैश फ्लो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या शो करता है
कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का इनफ्लोज और आउटफ्लोज। ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लोज और आउटफ्लोज। इससे हम यह पता कर पाते हैं कि ड्यूरिंग द पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड कि कितना कैश फ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। और कैश का जो आउटफ्लो हुआ है किस एक्टिविटी में कितने रुपए का कैश आउटफ्लो हुआ है, और ओपनिंग मेरे पास कितना था और क्लोजिंग कितना था, उससे हम क्या करते हैं? पता कर पाते हैं। कहां से? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिजनेस एज पर AS3 ये माना गया है कि बिजनेस में जो कैश का इनफ्लो होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, उसको 3 एक्टिविटीज में बांटा गया है। पहला एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनमें भी इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें भी इनफ्लो होना है, आउटफ्लो होना है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें भी इनफ्लो होना है और आउटफ्लो होना है। तो ये हो गया आपका। फिर दूसरा पॉइंट है फैसिलिटेट्स प्लानिंग। तो देखिए बिजनेस है, तो बिजनेस में कुछ भी करना जो किया जाता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, चाहे छोटा डिसीजन हो चाहे बड़ा डिसीजन हो, उसका पहले से प्लानिंग किया जाता है। तो जहां पर पैसे वाली बात आ जाती है, तो सिंपल सी बात है, आपको अपने बिजनेस में कोई डिसीजन लेना है, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपके पास अभी कितने रुपए कैश हैं, कितने रुपए का इनफ्लो होगा, कितने रुपए का आउटफ्लो होगा ड्यूरिंग दैट पार्टिकुलर पीरियड। इससे क्या होता है कि आपको मान लीजिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है पैसे को, या कहीं से लोन लेना है, तो कब लोन ले, कितना लोन ले, कितना इन्वेस्ट करें, ये बहुत तरह के जो डिसीजंस है ना, इसमें ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। किस चीज़ में? फैसिलिटेट्स प्लानिंग में। और है तीसरा आ जाता है हेल्प्स इन असेसिंग। लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। अब देखिए ये क्या चीज है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है, सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जो आपके जो लायबिलिटी है, आपकी जो लायबिलिटी है उसको पे करने की कैपेसिटी आपके पास है कि नहीं, आप उसके लिए एबल है कि नहीं। सॉल्वेंसी शोज एबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइजेज टू मीट इट्स लायबिलिटी ऑन टाइम। समझ में आया? कि सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि मैंने आपसे या बैंक से कुछ लोन लिए हैं, लोन का EMI आता है हर एक महीना, हर एक महीना EMI बैंक को जाता है। एक बार लिए है और धीरे धीरे उसको क्या करते हैं? रिपे कर रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्वेंसी समझने के लिए ये समझ लीजिए कि जब EMI आएगा तो मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए अकाउंट में कि बैंक का जो EMI है वो पेड हो जाए। यही चीज क्या है? सॉल्वेंसी। और लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब यही है जो आपके पास कैश जो है वही है लिक्विडिटी। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास लिक्विडिटी है कि नहीं बिजनेस में, मतलब हमारे पास कैश है कि नहीं, जिससे ये जो सॉल्वेंसी है ना वो एसेस होता है। इससे पता चल जाता है कि बिजनेस में जो कोई इसका इन फ्यूचर लायबिलिटी होने वाला है, जो इसका डेट फिक्स है कि इस डेट को उसका पेमेंट होना है, उसके लिए उसके पास ये सफिशिएंट फंड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो कहीं से फिर अरेंजमेंट करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये अभी पॉइंट बाद में भी आएगा, उसको हम बाद में भी और एलेबोरेट करेंगे। ठीक है, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट इसका अगला पॉइंट है।
एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इसको भी समझिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि कैश जो आपके पास है वो सरप्लस में है कि डेफिसिट में है, कैश आपके पास सफिशिएंट है कि नहीं है। अगर मतलब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है आपके पास कैश, तो आप क्या करिएगा, उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट करिएगा। अगर डेफिसिट है तो आप क्या करिएगा, कहीं शॉर्ट टर्म के लिए कहीं से अरेंजमेंट करिएगा। तो यही होता है कैश मैनेजमेंट में, ये देखना कि पैसा सफिशिएंट फंड है कि नहीं है। जो हमारे पास फंड है मोर, ये जो हमारे पास जो फंड है, जो हमारी जो ज़रूरत है, बिजनेस का जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा है कि कम है। ज़्यादा है तो क्या करेंगे, पैसे को एडल रखकर कोई फ़ायदा है नहीं, उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर शॉर्ट पड़ रहा है तो क्या करेंगे, कहीं से पैसा हम उधार लेंगे, अरेंज करेंगे। तो कहाँ से पता चलेगा आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इसका फिफ्थ पॉइंट है रीजंस फॉर कैश पोजीशन। अब देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास कैश कितना है। पहले से कैश ज़्यादा है कि पिछले साल से कम, ज़्यादा कैश है कि पिछले साल से कम कैश है। अगर ज़्यादा है तो क्यों कम, क्यों ज़्यादा है, कम है तो क्यों ज़्यादा, क्यों कम है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस के पास, किसी पार्टिकुलर बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा रहता है, प्रॉफिट ज़्यादा रहता है, लेकिन उसके पास जो कैश है ना, कैश बैलेंस कम रहता है। प्रॉफिट सफिशियंट है लेकिन कैश बैलेंस उसके पास कम है। तो इससे हम ये भी पता कर लेते हैं कि जो हम प्रॉफिट तो कमा रहे हैं लेकिन कैश प्रॉफिट अभी नहीं कमा रहे हैं। कैश प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रहे हैं, मतलब क्या, हम जो उधार में ज़्यादा सामान बेच रहे हैं। तो इससे रीजन पता चल जाता है कि ये जो हम पार्टिकुलर पोजीशन में हैं, चाहे अपर लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो अगर हम देखेंगे कि भाई मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है लेकिन कैश बैलेंस नहीं है, तो क्रेडिट पॉलिसी जो है उसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। कि मान लीजिए 2 महीना की उधारी पर हम देते हैं तो उसको क्या करके थोड़ा रिड्यूस करेंगे कि जिससे बिजनेस में कैश का जो इनफ्लो हो थोड़ा उसका फ्रिक्वेंसी में स्पीड अप हो। ठीक है। अब सिक्स्थ है इसका पॉइंट, कंपैरेटिव स्टडी। देखिए कंपैरेटिव स्टडी में क्या होता है कि एक तो बजट होता है। देखिए सबसे पहले एक बजट होता है, बजट बनाया जाता है, कैश बजट 1 महीना का बनता है, 2 महीना का बनता है, 6 महीना का, साल भर का, ऐसे करके बनता है कैश बजट। एक कैश बजट हो गया और एक एक्चुअल कैश एक्सपेंस होता है, कैश स्टेटमेंट होता है जहां पे इनफ्लो हुआ आउटफ्लो हुआ। तो फिर क्या होता है, जो ये जो पीरियड खत्म होता है तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार हुआ। तो अब क्या किया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा, ये जो बजटेड कैश कैश बुक है बजटेड, और ये जो एक्चुअल है कैश फ्लो स्टेटमेंट, दोनों को कंपेयर किया जाता है और दोनों में वेरिएंस क्यों हो रहा है, कितने का वेरिएंस है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। और अगर फेवरेबल है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मान लीजिए हम 5 लाख सोचे थे कि 5 लाख खर्चा करेंगे, 4 लाख होगा, बढ़िया बात है, कम खर्चा हुआ। हम सोचे थे कि 10 लाख रुपया का सेल्स होगा, 12 लाख हो गया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर यही वाइस वर्सा हो जाए, बजट था 4 लाख का, खर्चा हो गया 5 लाख, सेल्स करना था 10 लाख, हो गया 8 लाख, तो ये जो खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, तो उसके पीछे रीजन क्या है वो पता करना रहता है। तो कंपेयर करेंगे हम बजट को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, वहां भी ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है बहुत ही यूजफुल साबित होता है। समझ में आया। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हो जाएगा
डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजंस। अब देखिए, डिविडेंड जो है कंपनी लॉ में पढ़िएगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो प्रपोज करता है, उसको फाइनल करता है शेयर होल्डर। जो रेट ऑफ डिविडेंड है उसको फाइनल कर दिया। ये फाइनल डिविडेंड है। एक इंटरिम डिविडेंड होता है जो साल के बीच में दिया जाता है, और एक साल के लास्ट में जो दिया जाता है वो फाइनल डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कंपनी जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से उस प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स हैं, जो जिसने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, उसको दिया जाता है। पार्ट ऑफ प्रॉफिट है ये, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है ना, वो कैश में दिया जाता है। कैश का मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसके बैंक अकाउंट में जो डिविडेंड है वो ट्रांसफर किया जाता है। अब देखिए, अगर डिविडेंड का जो डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने से पहले होता क्या, सबसे पहले उसको पता करना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि मेरे पास कैश कितना है। क्योंकि अगर डिविडेंड के डिसीजन पर शेयर होल्डर ने मुहर लगा दिया कि हाँ भाई ठीक है, ये रेट 10% फिक्स है, तो उतना पैसा जो है 10% जो बन रहा है वो एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है विद इन स्पेसिफाइड डेट। जो डेट उस कंपनी लॉ में बताया गया है, वहां पे क्या होगा कि जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है मीटिंग में, एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, उस डिविडेंड अमाउंट को विद इन स्पेसिफाइड पीरियड उसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। आप उसको मेन अकाउंट में नहीं रख सकते। डिविडेंड के लिए एक अलग से अकाउंट बना रहता है, वहां पे उस अकाउंट को पैसा को क्या करिए, वहां पर ट्रांसफर करिए। और फिर वहां से क्या किया जाता है, जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके अकाउंट में। तो अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए 10% और आपके पास कैसे नहीं है, तो आप अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करिएगा? ये तो कंपनी लॉ का वायलेशन हो जाएगा। जो कानून बनाया गया है आप उसको तोड़ रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट में तो फिर कार्रवाई भी होगी, आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। तो डिविडेंड का जो डिसीजन है, डिसीजन लेने से पहले ये जानना बहुत 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 जरूरी हो जाता है कि बिजनेस में सफिशिएंट कैश है कि नहीं है, जिससे हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। समझ में आ गया? क्योंकि डिक्लेयर हुआ, आई थिंक 7 डेज हो सकता है, मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। 7 डेज के अंदर क्या होता है, वो एक सेपरेट अकाउंट रहता है, वहां पर उसको ट्रांसफर करना रहता है। फिर वहां से शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा जाएगा। आप मेन अकाउंट में उस पैसे को नहीं रख सकते। ठीक है, एक ये हो गया। 7th 8 ये है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तो कैपिटल बजटिंग सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। ये जो होता है ना कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। लॉन्ग टर्म, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का, ऐसा डिसीजन रहता है। तो इसमें क्या डिसीजन लिया जाता है? मान लीजिए फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए, फैक्ट्री बैठाना है, तो सबसे पहले जीरो लेवल से देखते हैं। जमीन चाहिए, हाँ जमीन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करेंगे। फिर मशीनरी लाएंगे, फर्नीचर लाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर हो गया। ये सब क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार लगाइए और इसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलेगा, लंबे समय तक। अब मान लीजिए एक बार आपने जमीन खरीद लिया, तो आप जब तक आप उसको बेचिएगा नहीं तब तक आप उसको यूज कर सकते हैं। एक बार आपने बिल्डिंग बना लिया, फैक्ट्री बिल्डिंग, तो जो उसका जो लाइफ है मान लीजिए 50 साल है, 50 साल तक तो आप उससे मतलब आप काम ले सकते हैं। मशीनरी है, 10 साल उसका लाइफ है, एक बार पैसा लगाइएगा तो 10 साल तक वो मशीन चलेगा। ठीक है ना? तो ये इस टाइप को जो जहां से आपको लंबे समय तक फायदा मिलेगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट भी मोटा होता है।
ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या, आपको वो खरीदना है फिर यहाँ पे लगाना है, तो खरीदिएगा कैसे? आपके पास कैश होना चाहिए। मान लीजिए मैं एग्जिस्टिंग, मेरे पास बिजनेस है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, मेरे पास एक फैक्ट्री है, मैं दूसरा फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पैसे चाहिए ना। तो हम देखेंगे ना कि मेरे पास कितने अपने पैसे कितने हैं। मैं बाहर से बोरो करूंगा, बैंक से हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक से, मैं जो पैसे जो रेज करूंगा कितना रेज करूंगा, सारा का सारा रेज तो नहीं करना पड़ रहा है। ये कहां से पता चलेगा हमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, इसको भी हम लोग बाद में, जब इसका ये जो इन्वेस्टिंग वाला जो पोर्शन आएगा वहां पर हम इसको और बढ़िया से पढ़ेंगे। बस अभी ओवर ऊपर ऊपर से आप लोगों का हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिए हुए हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि ये कैपिटल बजटिंग होता क्या है। तो यही मोटा मोटी आपका क्या था, इसका फायदा है। फायदे और भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा है उसके उसके उतने ही फायदे होते हैं। आप लोग खुद सोचिए और खुद और कुछ उसके जो फायदे हैं वो आप निकालिए, नोट डाउन करिए, अच्छी बात है। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट और है, इसके बाद हम इसको इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, फिर अगले लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है और आराम आराम से इसको हमें पढ़ना है। हड़बड़ी वाली बात कोई नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो अब देखिए कैश फ्लो की लिमिटेशंस क्या है। पहला है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट शोन। नॉन कैश जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है वो इसमें शो नहीं किया जाता है। जैसे क्या कि बिल्डिंग हम परचेज किए हैं, बिल्डिंग परचेज हुआ है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। ये क्या हुआ, बिल्डिंग खरीदा गया लेकिन उसके बदले उसको हम क्या दिए, इक्विटी शेयर्स दिए हैं या डिवेंचर दिए हैं, या बिल्डिंग क्या किए हैं, एक्सचेंज किए हैं, एक्सचेंज विद अदर एसेट्स। यहाँ पे एक संपत्ति आ रही है, दूसरी संपत्ति जा रही है, ठीक है ना। बैलेंस शीट को हिट करेगा लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट हम इसको दिखा ही नहीं सकते क्योंकि ये नॉन कैश आइटम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। दूसरा बता गया है नोट और सब्सटीट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। देखिए चाहे प्रॉफिट लॉस हो चाहे बैलेंस शीट हो, सबका अपना अपना लिमिटेशंस है। जो इन्फॉर्मेशन वहां से नहीं निकाल पा रहे हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं पता कर सकते, आपके पास कितने एसेट्स हैं कितने लायबिलिटी है वो तो पता नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बता रहा है कि नोट और सब्सटीट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का मतलब हो गया पीएल एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का और पीएल का ये सब्सटीट्यूट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसको बनाइए लेकिन वो तो बनाना ही पड़ेगा आपको, तो आप कैसे पता करिएगा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का लॉस है, कितने का एसेट्स है, कितने की लायबिलिटी है। तो इसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है और इनकम स्टेटमेंट का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर हो गया बैलेंस शीट, और यहाँ पर इसी चीज़ को बढ़ा के बताया गया है नोट अ सब्सटीट्यूट ऑफ बैलेंस शीट, वही बात है। फोर्थ है इसका हिस्टोरिकल नेचर। हिस्टोरिकल नेचर जितने भी जो ये जो इसमें हम जो भी दिखाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हो चुका है, जो हो चुका है
घटना, फाइनेंशियल इवेंट्स जो हो चुका है उसी को दिखाया जाता है। फ्यूचर के बारे में कुछ ये बताता नहीं है। हम लेकिन इसके बेस पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है। अब एक है एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है आपका, ये जो आपका इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल कर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो यहां पे ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही गलत हो, बैलेंस शीट ही गलत बना हो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है? बात बिल्कुल सही है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। गलत इंफॉर्मेशन डालिएगा तो जो उसका जो नतीजा निकलेगा, फाइनल जो उसका रिजल्ट आएगा, वो भी गलत ही होगा। क्योंकि जो इनपुट जो हमारा था, इनपुट ही गलत था। इनपुट का मतलब क्या कि जहां से हम इंफॉर्मेशन लिए हैं, जिसके बेस पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, अगर वो ही गलत है तो जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो कैसे सही हो सकता है? तो आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा इतना चीज। ठीक है, तो इस क्लास को अभी हम खत्म करते हैं। और ये इस चैप्टर को लेकर हम लोगों का जो क्लास है कम से कम बहुत लंबा चलेगा। अभी हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा कि हाँ आप लोग को अब कोई दिक्कत नहीं होने वाले, तब तक हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। बढ़िया से कराएंगे। एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। कुछ इसके जो इलस्ट्रेशन है सॉल्व, उसको हम पहले बताएंगे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो प्रॉब्लम के टाइप में दिया हुआ है उसको भी हम आप लोगों को सॉल्व करके देंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करेंगे आप लोगों को सॉल्व करके दे दे। तो इसका मतलब नहीं है कि बस देख देख कर टेप लेना है, आप लोगों को खुद करना है। हम बताएंगे, करना है, आप लोगों को क्वेश्चन देंगे कि हाँ अगले क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग तैयार करके आइएगा। आप लोग उसका सोल्यूशन तैयार करिएगा। अगर बन जाता है तो सो गुड, नहीं बनता है तब भी सो गुड, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो उसको हम बताने वाले हैं ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।